हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेड जो है दिसंबर एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए एक एक क्वेश्चंस जो है ज़रूर से ज़रूर उसको देखिएगा, सॉल्व करिएगा। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते उसके नोट्स बनाइए। वन लाइनर नोट्स बहुत सफिशिएंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। एग्ज़ाम के लिए वन लाइनर नोट्स आप ज़रूर से ज़रूर बनाइए। मेरे वीडियोस जो मैं अपलोड कर रहा हूँ, जो भी फैक्ट्स जो आपको नहीं आते, जो फैक्ट्स आपको बताए जाते हैं, बस आप नोट करते जाइए। आप इतने पेपर आपको मैं सॉल्व करा दूंगा कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा वन लाइनर करते करते। ज़्यादा से ज़्यादा पेपर तक आते आते दिसंबर तक आपके जो है 20-25 जो है पेपर्स जो है आपके मतलब तैयार हो जाएंगे, नोट्स तैयार हो जाएंगे। वो एग्ज़ाम के समय आप पढ़ के चले जाइएगा। आप हमारा जो है थ्योरी वीडियोस भी देखा करिए, क्योंकि थ्योरीज से क्या होगा कि आपकी फैक्ट्स जो है क्लियर हो जाएगा कि तो क्या होगा कि जब भी पेडागोजी से संबंध में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो कभी आपका गलत नहीं होगा। तो थ्योरी ज़रूर देखा करिए। बहुत छोटे छोटे वीडियोज़ रहते हैं, इसलिए उनको देखने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। जो पहली बार आ रहे हैं, जो वीडियोज़ जो है मतलब जो पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आए उनके लिए बहुत अच्छा पेपर है। पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। मैं आपको फिर से कहूँगा, पेपर सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं लगता है। 30-35 मिनट 40 मिनट का वीडियो होता है और ऑलरेडी वो कम समय में आप पेपर को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि उसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो सामान्य से क्वेश्चन होते हैं जो आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं। तो कम समय में पेपर आप सॉल्व करते हैं, इसलिए पेपर ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। उससे क्या होगा, आपके सारी जो है फैक्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चंस के द्वारा, और चीज़ें जो है आपको पता भी चल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। आज का जो वीडियो का टारगेट है वो है 10 लाइक्स का। आपका लाइक्स हमें मोटिवेशन देगा। हम डेली इसी प्रकार से डेली आपके लिए वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि जो है नेक्स्ट वीडियोस आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। एक एक क्वेश्चंस को देखेंगे, एक एक क्वेश्चंस को डिकोड भी करेंगे। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा उसके बारे में भी जानेंगे कि क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए, यहां से आपको जरूर मिलेगा लद्दाख के संबंध में। बहुत सिंपल सा सामान्य सा क्वेश्चन होगा जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसके लिए कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, तो यहां देखिए लद्दाख के बारे में कथन ए और आर दिया हुआ है और उसके सही विकल्पों का हमें चयन करना है। अभी कथन ए कहता है कि लद्दाख के लोग अपनी आजीविका के लिए मुख्यतः पशुपालन पर निर्भर हैं, और कथन कहता है कि इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा होती है और फिर भी जो है जमीन कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। तो देखिए यहाँ पे तो अभिकथन और सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। तो यहाँ पे देखिए अभिकथन जो है ये लद्दाख के लोग अपनी आजीविका के लिए मुख्यतः पशुपालन पर निर्भर करते हैं, क्योंकि देखिए ये बिल्कुल सही है फैक्ट। ये इसलिए भी करते हैं क्योंकि जो है एक तो ये पहली बात तो ये एक ठंडा रेगिस्तान जगह है ना, ठंडा रेगिस्तान है, यहाँ की जलवायु कठोर है। तो वैसा नहीं है कि आजीविका के लिए कोई खेती होती हो। पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी एरिया है ना, तो वहाँ पे पशुपालन के अलावा खेती बाड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पे आजीविका के लिए मुख्य रूप से जो है पशुपालन पर ही निर्भर रहते हैं। ये फैक्ट बिल्कुल सही है। ठीक है, ये चीज़ तो आपको याद रखनी है। इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा की होती है। तो देखिए पहाड़ी एरिया है, ठंडा रेगिस्तान, इसे लद्दाख को हम ठंडा रेगिस्तान के रूप में भी जानते हैं, इसलिए यहाँ पे वर्षा बिल्कुल भी नहीं होती। यहाँ पे वर्षा जो होती है 10 mm के अप्रॉक्स होती है, बहुत कम मानी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत कम वर्षा होती है ना, तो इसलिए ये ज़मीन जो है यहाँ की कृषि के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। तो ये कथन यहाँ पे उपयुक्त, यहाँ पे पर्याप्त वर्षा होती है फिर भी ज़मीन की, तो ये यहाँ पे फैक्ट गलत हो जाता है, कथन गलत हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ए सही है और आर गलत है। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन सी। लद्दाख के बारे में और भी बात कहें तो लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसे हम दूसरा नाम से जानते हैं लेह, इसे इसलिए हम जो कई बार कहते हैं लेह लद्दाख, तो ये इसका दूसरा नाम है लेह भी है। ठीक है, ये एक मुस्लिम बाहुल जो है क्षेत्र है और इसको हम लैंड ऑफ पासेस भी कहते हैं। इस चीज़ को याद रख लीजिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में हो सकता है पूछ ले। तो तैयारी अपनी उस तरीके से करिए कि एग्जाम में लद्दाख से रिलेटेड कोई फैक्ट्स दे दे या कुछ भी पॉइंट दे दे तो वो आपका गलत नहीं होता। इसीलिए इसको लैंड ऑफ पासेस कहते हैं। लैंड ऑफ पासेस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे यहाँ पे आपको दर्रे मिलेंगे। ठीक है, दर्रे मिलेंगे, एक क्षेत्र से दूसरे, पहाड़ के बीच में एक कटा हुआ छोटा सा रास्ता जहाँ से आप एक उस पहाड़ के उस तरफ जा सकते हैं, इसीलिए कहा जाता है लैंड ऑफ पासेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतने फैक्ट्स जो थे जो इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित जो है कथन ए और बी को पढ़ना है और किस संसाधन का उल्लेख किया गया है हमें उसकी पहचान करनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसाधनों से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है क्योंकि ये सिलेबस का एक टॉपिक है। तो प्राकृतिक पदार्थ केवल तभी संसाधन बनते हैं जब उनका वास्तविक रूप से परिवर्तन होता है। प्रौद्योगिकी इस संसाधन का एक उदाहरण है। टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का मतलब है यहाँ पर टेक्नोलॉजी इस संसाधन का एक उदाहरण और साथ साथ इस तरह के और अधिक संसाधन के उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण कारक भी है। तो यहाँ पे देखिए दोनों पॉइंट जो है डिस्क्राइब कर रहा है कि जो भी प्राकृतिक संसाधन निकलते हैं, है ना, उनका जो है वास्तविक रूप में उन संसाधनों का एक परिवर्तन होता है। जिस रूप में निकलते हैं उस रूप में ना मिल करके हमें किसी और रूप में हम उनके साथ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, जैसे एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जैसे क्रूड ऑयल जिसे कहते हैं कच्चा तेल, जमीन से कच्चा तेल निकलता है, फिर उसको प्योरीफाई किया जाता है, उसका संशोधन होता है, शोधन होता है, फिर वो जा करके पेट्रोलियम में कन्वर्ट होता है। पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, ग्लिसरीन हो गया, ये सब उसी से उसी पेट्रोलियम कच्चा तेल और क्रूड ऑयल से निकलता है। ठीक है, या फिर हम जैसे दूसरा कह लीजिए लौ अयस्क। अब लौ अयस्क जब तक टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसे प्योरीफाई और अलग ना कर लिया जाए तब तक उसका कोई यूज़ नहीं है। तो यही कह रहा है प्रौद्योगिकी संसाधन का एक उदाहरण है। तो इसमें से हम इसको जो है किस रूप में देखेंगे, अजैव संसाधन के रूप में देखेंगे, वास्तविक संसाधन के रूप में देखेंगे, मानव संसाधन के रूप में देखेंगे, या मानव निर्मित संसाधन के रूप में देखेंगे। तो इसका जो सही आंसर है, कई बच्चे जो है इसको अजैव संसाधन या मानव संसाधन कह रहे होंगे, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट होगा। मानव निर्मित संसाधन के रूप में इसे देखा जाएगा, इसे डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको एक शॉर्ट लाइन में लिख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता, अच्छा देखिए, जैव विविधता भी यहाँ पे एक टॉपिक है। ठीक है, ईवीएस में, ईवीएस पेडागोजी में एक टॉपिक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। इसलिए मैं कहूँगा कि जैव विविधता बिल्कुल सिंपल सा है और कुछ भी नहीं है। जो क्वेश्चन यहाँ पे कराया जा रहा है बस इसी में ही आगे पीछे घुमा घुमा के आपको क्वेश्चन देंगे। मैं आपको ये बातें बता दूंगा अभी क्वेश्चन के दौरान ही। ठीक है, तो जैव विविधता के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर हमें विचार करना है। तो ये सघन वनों में अधिकतम होती है। जैव विविधता के बारे में बात कर रहा है कि जो है ये सघन वनों में अधिकतम होती है। सघन वनों में मतलब जो है जहाँ पे पेड़ पौधों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, पहली दूसरा पॉइंट है कि यह किसी दिए गए क्षेत्र में पाए जाने वाले केवल जो है प्राणी जातों की विभिन्न प्रजातियों का उल्लेख करती है। यहाँ पे केवल आ गया, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जहाँ पे कीवर्ड इस तरीके का यूज होता हो वहाँ पे इसके चांसेस बिल्कुल 99% होता है कि ये गलत पॉइंट कहा गया है। तो यहाँ पे तो हम पहले ही इसको गलत कर देते हैं, अब मैं आपको समझा दूंगा। फिर ये किसी दिए गए क्षेत्र में उपस्थित किसी एक विशेष प्रजातियों की व्यष्टियों की कुल संख्या का उल्लेख करती है, तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाता है। ये दिए गए क्षेत्र में उपस्थित विभिन्न जो है पादप जात और प्राणी जात, मतलब पादप मतलब पेड़ पौधे और प्राणी जात मतलब जीव जंतुओं के विभिन्न प्रजातियों का उल्लेख करती है। तो यहाँ पे ये पॉइंट सही है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ए और डी, ध्यान रखिएगा, ए और डी यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट होता है। ठीक है, जैव विविधता का संबंध है पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से है कि इस क्षेत्र में कितने पेड़ पौधे और कितने जीव पाए जाते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी का ये क्षेत्र, एक पृथ्वी को 20 से काट दिया, तो ये जो है विषुवतीय रेखीय क्षेत्र है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। मैं फिर से आपको कहूँगा, कई बार जैव विविधता के संबंध में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ जाते हैं। ध्रुव का मतलब ये अंटार्कटिका या अटलांटिक महासागरों के बीच के, जहाँ पे मतलब बर्फ के अलावा और कुछ नहीं पाया जाता। तो जब हम ध्रुवीय क्षेत्र जिसे कहते हैं, तो ध्रुवीय क्षेत्र से जब हम विषुवत रेखा की तरफ जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, तो जैव विविधता बढ़ती है। ध्यान रखिएगा, जैव विविधता बढ़ती है। या फिर विषुवत रेखा से हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो जैव विविधता कम पाई जाती है, क्योंकि जैसे हम ध्रुवीय क्षेत्र है तो यहाँ पे पेड़ पौधों की संख्या भी कम होगी, जीव जंतुओं की संख्या भी कम होगी, मनुष्यों की भी संख्या कम होगी, ना लोग रहते होंगे, ना वहाँ पे जीव जंतु ज़्यादा पाए जाते होंगे। तो जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, नीचे की तरफ बढ़ेंगे, वहाँ पे रोशनी भी होगी, पानी होगा, स्वच्छ पानी होगा, ऐसा माहौल होगा, ऐसा वातावरण होगा जहाँ पेड़ पौधे अच्छे से उग सकते हैं। बहुत सारे पेड़ पौधे, घास और छोटे छोटे जीव, कीड़े, है ना, सारी तरीके की इतनी डाइवर्सिटी होगी। तो जैसे जैसे नीचे तो विषुवत रेखा जो क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है,
तो यहाँ पे दोनों पॉइंट समझा दिए गए हैं। यहाँ पे केवल प्राणियों की बात नहीं होती, यहाँ पे प्राणी और जो है पादप जात के बारे में होता है, तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया। यहाँ पे केवल एक विशेष प्रजाति के बारे में कुल संख्या का उल्लेख कर रहा है, विशेष प्रजाति के बारे में नहीं, यहाँ पे सभी के बारे में। मतलब पेड़ों की बात करें तो यहाँ पे मतलब सारे पेड़ की बात हो रही है। यहाँ पे जो है शीशम का पेड़ भी है, यहाँ पे पर्वतीय पेड़ भी है, यहाँ पे जो है ना, जो जितने भी पेड़ होते हैं, पेड़ों के नाम आप समझिए, तो वो उस तरीके से। और जीवों की बारे में बात करें तो यहाँ पे शेर भी पाए जाएंगे, यहाँ पे जो है छोटे कीड़े भी पाए जाएंगे, यहाँ पे भेड़ भी पाए जाएंगे। इस तरीके से चीज़ों को डिफाइन किया गया है, ठीक है। यहाँ पे समझ के होंगे, बहुत ज़्यादा जो है डिफाइन कर करके मैं बता रहा हूँ। जो बातें आपको किसी को नहीं पता है उनके लिए है, और जिनको नहीं पता है वो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत सा सामान्य सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम पे के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे दिया गया है। सौर परिवार में जो है 8 ग्रह हैं, सौर मंडल में जिसको कहेंगे 8 ग्रह हैं, और 8 में से 6 ग्रह जो हैं वो अपने अक्ष पर जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं। ध्यान रखिएगा, 6 ग्रह जो हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, घूर्णन करते हैं। जो 2 ग्रह हैं वो घूर्णन करते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। वो घूर्णन करने वाले 2 ग्रहों के हमें नाम बताने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे बच्चे ये सामान्य सा जीके का क्वेश्चन गलत करते हैं, लेकिन ईवीएस में जो है ग्रह नाम का एक टॉपिक है, इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है। तो ये जो 2 ग्रह है ये है शुक्र और यूरेनस। ऑप्शन यहाँ पे डी है, जिसे कहते हैं वीनस ग्रह। शुक्र को वीनस ग्रह कहते हैं और यूरेनस को अरुण ग्रह कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यूरेनस और अरुण जो है ये ग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना बड़ा ये क्वेश्चन दिया गया है और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब एक लाइन में आंसर समझ में आ जाएगी ये क्वेश्चन कितना सिंपल सा है। बकवास सा क्वेश्चन है, लेकिन सीटेड मतलब हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है। अब पिछली बार जो है जुलाई 2024 में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो दिसंबर में ये आने के चांसेस पूरे % के बनेंगे, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। और 1 लाइनर है, मैं आपको बस केवल इतना बता दूंगा फैक्ट्स। एक फसल को काटने के पश्चात जो है खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया गया, बस यहाँ पे इतना ही पॉइंट है। क्या है कि एक किसान जो है वो फसल को काटता है, उसके बाद उस काटने के बाद उस फसल को वही फसल का यूज़ कर लेता है और फिर खेत को वैसे ही छोड़ देता है। जड़ उसमें पड़ी हैं, तो मतलब उसको निकालना नहीं है, खेत में जोतना नहीं है, उसमें कुछ भी खेती नहीं करना, उसमें पेड़ पौधे कुछ भी नहीं लगाना, बस उसमें अपनी फसल काटी, उसको फसल का यूज़ किया और बाकी खेत को वैसे का वैसा ही छोड़ दिया, है ना। तो खेत को खाली छोड़ दिया कुछ वर्षों के लिए, अमूमन जो है 2 साल के लिए छोड़ा जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस, अन्य पतवार जो भी कुछ उगता है उसे उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। और राख जो है भूमि की उर्वरक जो है शक्ति को बढ़ाती है। तो ध्यान रखिएगा, राख जो होती है वो भूमि की उर्वरक शक्ति को बढ़ाती है। जबकि ये भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है और भूमि को जोता नहीं जाता है, यहाँ पे हल्का सा खोद दिया जाता है, एक तरीके से हल से जोतते हैं बहुत ऊपर सतह पे, ठीक है। और इसमें बीज छिड़क देते हैं। तो इस तरीके की खेती का नाम क्या है? इसे सिंचाई, सहकारी, झूम खेती और सीढ़ी नुमा खेती कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो इसका सही आंसर है, इसे झूम खेती कहते हैं। झूम खेती में फसल को काट करके 2 साल के लिए छोड़ दिया जाता है, कुछ नहीं किया जाता, फिर आग में 2 साल के बाद पुनः आकर के हल्की जुताई करके उसमें जो है बीज जो भी फसल उगानी है वो उगाया जाता है। इसको झूम खेती कहते हैं। और ये जो है आमतौर पर जो है पूर्वी भारत के जो है मतलब जो है पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत इसे कह लीजिए, उत्तर पूर्वी भारत में जो है ये खेती जो है आजमाई जाती है। आमतौर पे ये असम में जो है, असम यहाँ पे नोट कर देते हैं, तो असम में जो है ये प्रमुख रूप से जो है किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? तो देखिए चाहे वो पर्यावरण अध्ययन का क्वेश्चन हो या चाहे वो हिंदी पेडागोजी का क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चन सामान्य रूप से दोनों में पूछा जाता है। क्योंकि हिंदी पेडागोजी में भी जो है बच्चे को पढ़ाते हुए कहानी और कथन और कविताओं का जो है यूज़ किया जाता है और इस तरीके की चीज़ों को जो है पाठ्य पुस्तकों में शामिल करने का किया जाता है। तो इसका मूल उद्देश्य क्या होता है? तो दोनों के लिए क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है, बस आंसर भी वही सेम है, बस केवल यहाँ पे ईवीएस डाल देंगे और इसी जगह हिंदी जो है भाषा डाल देंगे, है ना, हिंदी भाषा शिक्षण, इस तरीके से लाइन लिख देंगे। तो इसका मूल उद्देश्य क्या होता है? कविताओं और कहानियों के माध्यम से बच्चे जो है बड़ी जल्दी सीखने की कोशिश करते हैं, तर्क शक्ति उनके अंदर डेवलप होती है, उसमें उनके अंदर रचनात्मक शैली डेवलप होती है, कल्पनाशीलता डेवलप होती है ना, उनकी जो है अमूर्त चिंतन शक्ति डेवलप होती है। वो सोचने की कोशिश करते हैं कि कविता अगर आपने सुनाई
तो बच्चा जो है कविताओं में खोने की कोशिश करता है और जिन जिन कैरेक्टर्स के बारे में बताया जाता है उन कैरेक्टर्स को सोचता है। इसलिए आप देखिए छोटे बच्चों को है ना लोरी सुनाई जाती थी, कहानी सुनाई जाती है। आमतौर पे बच्चे कहते हैं ना कहानी सुनाओ, तो आमतौर पे पेरेंट्स जो है रात में सोते हुए बच्चे को कहानी सुनाते हैं क्योंकि वो कल्प सोचते हैं, रचनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट होगा, बाकी इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। तो यहाँ पे प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शिक्षकों टीचरों के लिए क्यों चुनौतीपूर्ण है? बच्चों में रचनात्मक और पहल की भावना विकसित करने के लिए चुनौतीपूर्ण है, या फिर बच्चों के द्वारा रटने की आदत के कारण ये चुनौतीपूर्ण है? तो ये पॉइंट गलत है। रटने की प्रवृत्ति का कोई मतलब नहीं। अवधारणाओं का वर्णन करने मतलब व्याख्या की बात हो रही है। किसी भी टॉपिक को ईवीएस में कोई टॉपिक कर रहा है तो उसको व्याख्या बनाना है, तो बच्चे के लिए ये व्याख्यात्मक यहाँ पे तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये सीखने के लिए केवल एकमात्र संसाधन है, तो एकमात्र केवल ये चीज़ आ जाए तो तुरंत यहाँ पे कट कर दो। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ गलत हो जाता है। ये भी क्योंकि बच्चे के अंदर जो है हमें रचनात्मक शैली, क्रिएटिविटी जो है इस तरीके की चीज़ें जो है डेवलप करनी होती, इसलिए ये जो है टीचर के लिए एक चुनौतीपूर्ण हो जाती है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है स्थिर पानी के कारण होती है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि देखिए ईवीएस में 15 क्वेश्चंस तो आपको पेडागोजी में आएंगे और 15 क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो है आते हैं सामान्य तौर पे। तो ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको पेडागोजी के रूप में हो या चाहे किसी भी रूप में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो बीमारी है जो स्थिर पानी के कारण होती है, तो मलेरिया, पोलियो, निमोनिया, एड्स, ये जो है तो देखिए ये जो है सही आंसर है ये है मलेरिया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अच्छा, मलेरिया क्यों होता है? तो ये मच्छर के काटने से होता है और ये मच्छर कौन सा है जिसे हम प्लाज्मोडियम जो है परजीवी कहते हैं, जैसे या मलेरिया को हम पहले एक तरीके से लिख देते हैं प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं, इन्फेक्शन भी कहते हैं क्योंकि इसमें प्लाज्मोडियम जो है इस नाम का जो है परजीवी के कारण होता है। ये एक परजीवी होता है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम ध्यान दें तो इसे जो है एनाफिलीज मच्छर भी कहा जाता है। मलेरिया जो रोग होता है एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, तो यहाँ पे देखिए नोट कर लीजिए एनाफिलीज। ठीक है, एनाफिलीज मच्छर के काटने से ये होता है। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट होगा। 9वां क्वेश्चन है, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है ठंडा रेगिस्तान है? तो मैंने अभी आपको पहला क्वेश्चन कराया था, लद्दाख के संबंध में कुछ बातें बताई थी। तो ठंडा रेगिस्तान लद्दाख को कहा जाता है, इसे हम लेह लद्दाख के नाम से भी जानते हैं। मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, लैंड ऑफ पासेस के रूप में भी जाना जाता है। ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ की जो है जलवायु जो होती है कठोर होती है, मतलब बर्फीला जो है क्षेत्र होता है, और ये विश्व का सबसे ऊंचा स्थान है जहाँ पे जो है मतलब कठिन रास्ता है। इस तरीके से जो है चीज़ों को याद रखिएगा फैक्ट्स के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मणि जो है अक्सर अपनी कक्षा 5 की ईवीएस कक्षा में गहन जांच और कल्पनाशील प्रश्न पूछती है, मतलब बहुत क्रिएटिव टाइप के क्वेश्चन पूछती है, बहुत ही डिफरेंट जो है सोचने वाले क्वेश्चन पूछती है। वो इसके जो है ऐसा करके वो अपने बच्चों में जो है सुधार करना चाहती है। तो टीचर जो है किस तरीके के जो है मतलब सुधार है, या अवलोकन कौशल कहेंगे या फिर इसे भावनात्मक कौशल कहेंगे या सुनने का कौशल या चिंतन कौशल। तो यहाँ पे देखिए बच्चे के अंदर एक थिंकिंग जो है एबिलिटी डेवलप करने की कोशिश कर रही है टीचर। बच्चों के अंदर जब क्वेश्चन पूछती है तो बच्चे सोचते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, सोचने का प्रयास करते हैं, रीजनिंग एबिलिटी डेवलप करने का प्रयास करते हैं, तो इसे कहेंगे चिंतन कौशल। बिल्कुल सिंपल सा है भाई, कोई चीज़ टीचर बच्चों के अंदर कुछ कर रही है, मतलब एक टीचर ने बच्चे के अंदर जो है क्वेश्चन किया है ना, मान लीजिए पहेली पूछा। अब पहेली का मूल उद्देश्य ये होता है कि बच्चा जो है आपको कल्पनाशीलता के माध्यम से वो सोचने का प्रयास करे, चिंतन करने का प्रयास करे, अपने जो है दिमागी घोड़े दौड़ाने का प्रयास करे कि क्या इसका आंसर हो सकता है। तो ये होता है चिंतन कौशल। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पे देखिए प्राथमिक स्तर पर ईवीएस जो है पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। तो प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा जगाना, तो ये इसका मूल उद्देश्य है। संज्ञानात्मक और मनोगतिक जो है कौशल के विकास को की ओर ले जाने वाली समावेशी
और व्यवहारिक गतिविधियों को संलग्न करना, ये भी इसका मूल उद्देश्य है। मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ जो है शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना, तो यहाँ पे देखिए परिभाषा जहाँ आ जाए, शब्द आ जाए, इसको रटने वाली प्रवृत्ति आ जाए, तो ये यहाँ पे गलत कर देना, तो यहाँ पे उद्देश्य नहीं है, तो यहाँ पे आंसर हमें मिल गया। बाकी सभी यहाँ पे मूल उद्देश्य के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, ईवीएस शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर लेके गए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जाते हुए क्या बच्चों से आप जो है कौन सी गतिविधि करने के लिए अनुमति नहीं देंगे? कहेंगे आप कि बच्चे वहाँ पे जब चिड़ियाघर जाएंगे तो वहाँ पे इस तरीके की आपको हरकतें नहीं करनी है। ठीक है, तो सामान्य सा क्वेश्चन है, रीजनिंग जो है क्वेश्चन है कि आपको खुद पता होगा कि हम एज अ जो है एक मैनर्सफुल तरीका क्या होगा। तो सबसे पहला तरीका है कि हम वहाँ के बनाए हुए नियमों को फॉलो करें। ठीक है, और बनाए हुए नियमों को फॉलो करें तो उसी को देखेंगे। तो चिड़ियाघर में उन जानवरों की तस्वीर लेना जिन्हें वे वहाँ देखेंगे, तो ऑब्वियसली तस्वीर लेने से कोई जो है कोई मुश्किल नहीं है, तो वहाँ पे तस्वीर लेंगे ताकि आगे का रिकॉर्ड होगा। आगे का रिकॉर्ड होगा, हमने कौन कौन से जानवर देखा, उस जानवर के बारे में जिज्ञासा जागेगी कि आप कौन सा जानवर देखा है, उसके बारे में जो है टीचर से पूछेंगे, टीचर या तो उसे बताएगा कि ये जानवर ऐसा होता है, तो ये तो होगा, इसकी हम अनुमति देंगे बच्चे को। चिड़ियाघर में वो जो भी देखें उसका चित्र बनाने के लिए कहेंगे, ड्राइंग की किताब ले जाने के साथ ले जाने के लिए कहेंगे, तो ये भी हम करने देंगे उसे। जिस चिड़ियाघर में जानवरों के बहुत सारा खाना साथ ले जाना है, चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ में ले जाना है, और चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों द्वारा खाए जाने वाले भोजन का पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कौन सा जानवर क्या खाता है ना। शेर क्या खाता है, हाथी क्या खाता है ना, ये चिड़िया क्या खाती है, बंदर क्या खाते हैं, इस तरीके की चीज़ों के बारे में हम जानने की कोशिश, क्योंकि हर जो है जानवर का अपना एक विशिष्ट जो है भोजन होता है ना, तो वो चीज़ों को ज़्यादा पसंद करता है। तो हम एज अ जो है टीचर जो है हम बच्चों को इस चीज़ की अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि खाना से क्या होगा, बच्चे को खाना लेके जाएंगे तो बच्चे किसी ना किसी जानवर को कोई ना कोई चीज़ खिलाएंगे। अब मान लीजिए कि उस जो आप भी लेके गए हैं उस चीज़ से उस जानवर को एलर्जी है, तो एलर्जी होगी तो वो जानवर जो है तकलीफ में हो जाएगा, वो खाने के बाद हो सकता है उसका पेट गड़बड़ हो जाए या कुछ भी सामान्य सी घटना हो सकती है ना, तो उसकी बहुत सारी बड़ी हो सकती है कि वो मर भी सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें हरकतें नहीं करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस कक्षा में जो है सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं। छात्रों को अपने दम पर सीखने और अपने अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने में सहायता के लिए जो है सरल प्रयोग और प्रदर्शन करना चाहिए हमें, या वरिष्ठ जो है कक्षाओं में जो किया जा रहा है उनका पालन करने के लिए, जो भी इनकी ऊपर की कक्षाएं हैं उनमें जो भी किया जा रहा है उसी को करिए, फॉलो करिए, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। छात्रों द्वारा उठाए गए प्रश्न के आधार पर विचार करने और विश्लेषण करने का रिकॉर्ड बकवास। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, छात्रों को नियंत्रित रखने के लिए, ये भी गलत है। यहाँ पे जो सही आंसर है ऑप्शन ए है, बच्चों को अपने दम पर सीखने और उसका अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने में सहायता करने के लिए हम क्लासरूम में जो है सरल प्रयोग और प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट होगा। बहुत समझते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है? देखिए एक बात और कि राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको सामान्य रूप से देखने को मिल सकता है, तो याद रखिएगा कि कुछ जो है आप जो है नेशनल पार्क के बारे में ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिए। कौन से नेशनल पार्क कहाँ पे है, किस राज्य में स्थित है। अगर आपने ये नेशनल पार्क का रिलेटेड वीडियो आपने नहीं देखा है या आपको नहीं पता है, तो मेरा प्रीवियस ईयर जो है मैंने आपको इससे पहले ये वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट में मिल जाएगा। इसका जो है लिंक मैं आपको दे दूँगा, याद रखिएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए जो है इसको भी मिस मत करिएगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं कि ये इसको किस नाम से जानते हैं। तो इसको जो सही नाम है वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसको पहले जो है आज के समय में ये नाम यूज़ होता है, पहले जो है इसे हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है जब इसकी स्थापना की गई थी। इसके संबंध में क्वेश्चन के देखा जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। ये भारत का पहला या कह सकते हैं भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड राज्य के कौन सा जिला? तो वो आपको ये भी पता होना चाहिए, नैनीताल जिला। बहुत सामान्य सा है, नैनीताल जिले में जो है ये स्थित है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वाशरकर जो है नामक रोग जो है डैश डैश की कमी से होता है।
तो रोग से संबंध में एक दो क्वेश्चन हो जाते हैं, पूछते हैं, जैसे विटामिन के से क्वेश्चन आप ये विटामिन है, यहाँ पे जो है विटामिन के संबंध में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो पूछे जाते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट में मिल जाएगा, ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वाशर्कर नामक रोग जो है प्रोटीन की कमी से होता है, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके के लिए, किसी भी एग्जाम के में आप बैठते हैं तो प्रोटीन की कमी से क्वाशर्कर नामक रोग हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। विटामिन की कमी से भी बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे विटामिन ए हो गया, तो विटामिन ए की कमी से जो होता है वो है रतौंधी जिसे कहेंगे। विटामिन बी की कमी से जो है वेरी जो है रोग हो जाता है ना। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। तो इस तरीके के मैं पूरे जो है विटामिन का रिलेटेड एक वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा, वो वीडियो आपको ज़रूर से ज़रूर देखना है। ठीक है, चावल को जो है पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है और सामान्य सा क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी आप सामान्य से सामान्य एग्जाम ले लीजिए, सीटेट के बाहर, मतलब चाहे वो आप दरोगा भर्ती ले लीजिए या यूपी SSS के अंतर्गत कोई भी हो या पेट का एग्जाम है, सब में ये क्वेश्चन आता है। तो चावल में जो पॉलिश होती है वो एक विटामिन को नष्ट करता है, वो है थायमीन। थायमीन कौन से विटामिन की कमी से होता है? ये है थायमीन जो है विटामिन बी का जो है हिस्सा है। ठीक है, तो याद रखें ना विटामिन बी। तो आपसे अक्सर पूछा जाता है कि चावल को सबसे ज़्यादा धोने पर, ध्यान रखिएगा, चावल को धोने पर कौन सा विटामिन नष्ट होने लगता है? तो वह है विटामिन बी नष्ट होता है। ध्यान रखिएगा, विटामिन बी या फिर उसे कहते हैं थायमीन। ठीक है, लौंग एवं केसर जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो लौंग और केसर जड़, तना, फूल, फल, तो किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग देखिए एक फूल जैसा दिखता है ना, लौंग के ऊपर फूल होता है, तो इसलिए ये फूल से प्राप्त होता है। केसर भी जो है फूल से प्राप्त होता है। ठीक है, और जड़ और तना के बारे में हम अगर क्वेश्चन पूछें तो ये जो है जड़ कौन सा है? तो जड़ है, ध्यान रखिएगा, गाजर एक जड़ है। गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, है ना, चुकंदर हो गया, शलजम हो गया, ये सभी जो है जड़ है। आप बताइएगा कि तना में कौन कौन से जो है, मतलब जो है क्या क्या आता है तना के अंतर्गत। ठीक है, या फिर आप बताइएगा आलू जड़ है कि तना है। क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि आलू जड़ है कि तना है, इस चीज़ को कमेंट करके हमें बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब हमारी जो है जैव विविधता क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है? इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मैंने आपको पहले बताया था, एक ग्लोब है, ग्लोब के जो है मान लीजिए ये विषुवत रेखा है जिसे कहते हैं इक्वेटर, और ये है ध्रुवीय रेखा, है ना। तो ध्रुव से हम जब इक्वेटर की ओर विषुवत रेखा की तरफ बढ़ते हैं तो जैव विविधता बढ़ती है, और जब विषुवत रेखा से इक्वेटर की तरफ बढ़ते हैं, विषुवत रेखा से जब हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, है ना, तो ये जो है घटती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में सबसे निचली परत कहलाती है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए परतों के बारे में याद रखिएगा। तो मान लीजिए हम एक वायुमंडल की बात करें, ये ग्लोब है और इसके वायुमंडल की सबसे निचली परत, ये विषुवत रेखा ना, इसको ऐसे ना करते हैं हम, बस केवल वायुमंडल की सबसे जो निचली परत है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये सबसे निचली परत है, इसे कहते हैं क्षोभ मंडल, जिसको हम इंग्लिश में बात करें तो ट्रोपोस्फियर कहते हैं, ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आती है समताप मंडल, जिसे कहते हैं स्ट्राटोस्फियर, क्योंकि एग्जाम में आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में इंग्लिश भी ये वर्ड पूछता है, हिंदी देगा ही नहीं, लिख देगा सीधा हिंदी में ही, स्ट्राटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, है ना। उसके बाद आता है मध्यमंडल, जिसे कहते हैं मीजोस्फियर, याद रखिएगा मीजोस्फियर, अगर आपने नहीं आता है तो इसको नोट कर लीजिए, मैं फिर से कहूँगा। उसके ऊपर की है जिसे कहते हैं तापमंडल, इसको कहते हैं थर्मोस्फियर, थर्मोस्फियर। ठीक है, और सबसे ऊपर जो आता है इसे कहते हैं बहिर्मंडल, जिसे कहते हैं एक्सोस्फियर, इंग्लिश में नाम है एक्सोस्फियर। ठीक है, तो ये जो है परतें हैं वायुमंडल की, और सबसे निचली परत है ट्रोपोस्फियर, जिसे कहते हैं क्षोभ मंडल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्लीय वर्षा का कारण है निम्नलिखित में से किसकी साद्रता के कारण जो है ये होता है? तो अम्लीय जो वर्षा होती है उसमें जो है सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए, SO2 और NO2 के कारण होता है। ठीक है,
ओजोन परत की मोटाई नापने की जो है इकाई है, ओजोन परत की जो है मोटाई जो है किस मतलब यूनिट में नापते हैं, तो ये यूनिट है डॉप्सन। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है। ईवीएस शिक्षण को प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित करना चाहिए। ईवीएस जो है शिक्षण को प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित करना चाहिए, जो जांच आधारित व्यवहारिक शिक्षण का मूल है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल नहीं है यहाँ पे, तो देखिए कौन सा कौशल नहीं, यहाँ पे हमें कौशल को प्रोत्साहित करना है और जांच आधारित और व्यवहारिक शिक्षण का मूल जो है अर्थ के रूप में, तो यहाँ पे देखिए पूर्वानुमान अनुमान लगाना, अवलोकन करना, निर्धारण करना, अनुमान लगाना, तो यहाँ पे जो है ये अनुमान लगाना जो है ये नहीं होना चाहिए, ये कौशल नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। अनुमान लगाना मतलब किसी चीज में गैस करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। गुजरात के लोग जो है दाल के रूप में चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डाल के रहते हैं, तो ये कथन पे हमें देखना है कि ये कथन सही है कि नहीं है। तो देखिए मैं आपको बताता चलता हूँ, तो यहाँ पे जो ये कथन दिया हुआ है ये बिल्कुल सही है। गुजरात के लोग जो है दाल में के साथ चपाती खाते हैं, ये तो सभी खाते हैं, लेकिन इनकी सबसे खूबी है कि ये दाल में शक्कर डालते हैं, तो यहाँ पे ये पॉइंट सही है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि केरल में जो है अधिकतर जो है लोग किसी भी करी के साथ ट्रैपियोका जो है नाम का जो एक फल होता है, फ्रूट होता है, सब्जी होती है, उसको खाते हैं, तो ये भी बिल्कुल पॉइंट यहाँ पे सही दिया हुआ है। ठीक है, तो ट्रैपियोका नाम से जो है फल और सब्जी जो है कौन पकाता है, तो ये केरल, ये नाम आपको याद रखना है। ट्रैपियोका से बनी हुई करी कहाँ बनती है, तो केरल में बनती है। ठीक है, कश्मीर के लोग जो है नारियल के तेल में बनी हुई जो है समुंदर की जो है मछली खाते हैं, तो यहाँ पे कश्मीर में समुंदर कहाँ से आ गया, पहली बात तो ये सोचने की बात है, और समुंदर जब नहीं है तो नारियल भी नहीं मिलेगा, वहाँ नारियल का तेल नहीं मिलता, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कश्मीर के लोग जो है नारियल नहीं, इसकी जगह सरसों का तेल के इस्तेमाल की जो है मछली बाहर की लाई हुई जो है मछली पकाते हैं, समुंदर तो है ही नहीं। और गोवा में लोग सरसों के तेल की बात कर रहे हैं, गोवा में बल्कि जो है नारियल के तेल में पकी हुई जो है मछली खाते हैं, तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाते हैं। ए और बी जो है बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। इस तरीके से क्वेश्चंस को समझना है। ठीक है, बहुत सामान्य सा क्वेश्चन था। देखिए 24वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिनकी जो है आंख मानवों की भांति उसके सामने की ओर होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पक्षी के बारे में। तो ये मानव की जो है आंख जो है उसके सामने होती है, ये है प्रजाति उल्लू। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि उल्लू की जो आंख होती है वो बिल्कुल सामने होती है, जैसे मतलब हम देखते हैं सामान्य रूप से, इसलिए जो है उल्लू की आंख जो है सामने मानव की तरह होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाथियों के संबंध में क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथियों के विषय में दिए गए कथनों पर हमें विचार करना है। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आपको हाथी के संबंध में, जानवरों के संबंध में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे हाथी के बारे में हो गया, या फिर जो है शेर के बारे में हो गया, या फिर डॉल्फिन के बारे में हो गया, या केचुआ के बारे में हो गया, या खास तौर से स्लॉथ के बारे में क्वेश्चन पूछता है, तो ये आपको तैयार करना होगा। ठीक है, मैं आपको पेपर के दौरान ये स्लॉथ, ये जानवरों से संबंध में सब क्वेश्चंस कराऊंगा। मतलब आपको मैंने कहा ना, ये आपको अगर आपने टॉपिक रिलेटेड भी वीडियो नहीं देख रहे हैं तो भी मेरे पेपर के माध्यम से आप सारा टॉपिक कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए हाथियों के संबंध में क्वेश्चन आता है, तो हाथी एक साथ झुंड में रहते हैं, है ना, एक साथ जो है झुंड में रहते हैं। हाथियों के झुंड में केवल जो है हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के झुंड में केवल कितनी भी हथनियाँ अपने बच्चों के साथ रह सकती हैं? हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु होने तक ही झुंड में रह सकते हैं, इसके पश्चात उनका झुंड जो है छोड़ के वो चले जाते हैं।
तो यहाँ पे जो है सम्मिलित जो है इसके संबंध में जो है क्वेश्चन का सही का आंसर देना है। तो यहाँ पे देखिए पहली चीज़ तो यहाँ पे ये गलत है, डी पॉइंट। हाथी जो है 10 से 15 साल जब इनकी उम्र हो जाती है तो 10 से 15 साल तक आने के बाद ये अपने झुंड को छोड़ देते हैं। तो पहली बात तो ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। और ये हथनी जो है झुंड में रहते हैं, ये बिल्कुल सही है यहाँ पे। और झुंड में केवल हथनियाँ और उनके बच्चे रहते हैं, और जो है इसके साथ साथ जो है इसमें जो है मतलब सबसे मतलब समूह में जो है 10-12 और हाथी भी होते हैं, ठीक है। और सबसे बुजुर्ग जो हाथी होता है वो इनका नेता होता है। तो यहाँ पे केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं झुंड में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 10-12 हाथी और रहते हैं। तो ये भी पॉइंट यहाँ पे गलत नज़र आ रहा है। हथनियों के झुंड में कितनी भी हथनियाँ अपने बच्चे के साथ रह सकती है, तो कितनी भी बच्चे के साथ रह सकती है, ये भी पॉइंट यहाँ पे मुझे गलत नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे ए बिल्कुल सही है, बाकी जो है पॉइंट्स गलत हैं। अब यहाँ पे तो ऑप्शन भी जो है उस तरीके से नहीं दिया हुआ है, तो हम इसमें ढूंढते हैं कि क्या हो सकता है। दिए गए विचार सही कथन देना है। तो अगर हम सही कथनों की हम बात करें तो ए और बी जो है बहुत हो सकता है। ए और बी बिल्कुल राइट है, बाकी डी तो यहाँ पे गलत हो जाता है। और सी केवल कितनी भी हथनियाँ अपने बच्चों के साथ रह सकती है, ये भी यहाँ पे सही है। अगर हम बात करें, अगर किसी हथनी जो है 4 बच्चे हों या जो भी है, जितने भी बच्चे हों, अगर वो होता है तो जो है ये रह सकते हैं। यहाँ ए और बी बिल्कुल सही नज़र आ रहा है, ऑप्शन ए होगा सही, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड मैं बता दूं कि सबसे बड़ा जानवर है स्थल मंडल में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर हाथी है, जिसकी उम्र जो है लगभग, इसको नोट्स के रूप में आप लिख लीजिए कोने में। तो देखिए हाथी सबसे जो है स्थल मंडल के रूप में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है, जिसकी उम्र जो है करीब करीब जो है 70 साल होती है ना। और जो है करीब करीब जो है 5.5 किलो का इनका दिमाग होता है, रंग काला होता है। और दूसरी बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके बच्चे का जो वजन होता है वो 2 क्विंटल के बराबर होता है। 2 क्विंटल इसके बच्चे का वजन होता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन होता है कि हथनियाँ जो है बच्चे समूह में रहते हैं कि नहीं रहते। तो हाँ बिल्कुल, हथनियाँ और उनके जो बच्चे होते हैं उनके समूह में रहते हैं। समूह के बाद जब 10-12 जो जानवर और रहते हैं, और सबसे बुजुर्ग जो है हाथी उसका समूह का नेता होता है। और हाथी के जो है जब बच्चे जो है जो बच्चे होते हैं वो जब 14-15 साल के हो जाते हैं तब उस समूह को छोड़ देते हैं, याद रखिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होता है कि हाथी कितने घंटे को सोते हैं, इससे रिलेटेड फैक्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको बता दिया जाए कि हाथी जो है 2 से 4 घंटे ही केवल सोते हैं। 7-8 घंटे अगर ऑप्शन आए, 6-7 घंटे 8 घंटे आए तो ये काट देना। हाथी जो है बहुत कम सोते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2-3 फैक्ट्स जो इंपॉर्टेंट है, एक सोना और हाथी की उम्र और हाथी के कितने बच्चे से नहीं मतलब किस साल में जो है बच्चे अपना झुंड को छोड़ते हैं, ये 3-4 फैक्ट्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचे में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगती है। तो यहाँ पे तेज पत्ता, छोटी इलायची, ये सब मसालों से संबंध में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबसे ज़्यादा मसाले का उत्पादन जो है दक्षिण राज्य में होता है। तो बाकी सभी राज्य जो है दक्षिण राज्य नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। आंसर यहाँ पे सी होगा। केरल आ जाए या आंध्र प्रदेश नज़र आए या तमिलनाडु हो, ये सभी जो है आंसर जो है आपको सही लगाने हैं। तीनों जो है एक साथ नहीं आएंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। केरल होगा तो आंध्र प्रदेश नहीं दिया होगा, तमिलनाडु नहीं दिया होगा। आंध्र प्रदेश होगा तो केरल और तमिलनाडु नहीं दिया होगा। तमिलनाडु दिया होगा तो ये नहीं दिया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निफोंथिस पौधों के बारे में जो है संबंध में क्वेश्चन पूछा गया। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसलिए कॉमन क्वेश्चन है, इसलिए तैयार कर लीजिएगा इसको। इसके संबंध में देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ये एक पौधा जो है ये कीड़े मकोड़ों, मेढक, चूहों को फंसाकर उनका शिकार करता है। तो निफेंथिस पौधा जो होता है, याद रखिएगा, निफेंथिस पौधे को जो है हम घटपर्णी पौधा भी कहते हैं। याद रखिएगा, इस चीज़ को नोट कर लिए, घटपर्णी, ठीक है। तो इसको हम घटपर्णी पौधा भी कहते हैं। और ये इसका एक खूबी होती है, कीड़े मकोड़ों को जो है फंसा करके अपने जो है उस खाता है, ठीक है। ये पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता है, तो ये फैक्ट्स यहाँ पे गलत है। हमारे देश में पाया जाता है लेकिन केवल मेघालय में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये केवल मेघालय में पाया जाने वाला पौधा है, ठीक है। ये पौधा कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है। तो देखिए यहाँ पे जो फैक्ट दिया है, ये आवाज नहीं निकालता। ये पौधा क्या होता है, एक ऐसा जो है मतलब सिक्रेश, एक ऐसा लिक्विड जनरेट करता है जो स्वीट होता है, थोड़ा सा मीठा होता है
और पौधे जो है उसी लिक्विड को खाने के लिए खींचते हैं और उसके वजह से जो है वो या उसकी खुशबू के लिए खींचते हैं, और जैसे वो उस पौधे के ऊपर बैठते हैं मुंह खुला रहता है या पत्ती एक बंद खुली रहती है, जैसे वो उसमें खींचते हैं उसमें बैठते हैं तो उस लिक्विड में या तो फंस जाते हैं या उस लिक्विड में मतलब उसमें अंदर बैठने के बाद वो पत्ती बंद हो जाती है, मुंह बंद कर लेता है। तो इस तरीके से ये पौधों को खाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये फैक्ट्स हम इसे मान सकते हैं कि ये सही है। ठीक है, मोहा का ऑप्शन देख करके आगे देखेंगे कि क्या है, ये गलत है ये सही है। ठीक है, इसका आकार जो है घड़े के जैसा होता है और मुंह में जो है पत्ती से ढका होता है, और कोई भी पौधा उस मुंह में बैठता है और उसके बाद फंस जाता है, फिर वो बाहर नहीं निकलता। तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो ACD होगा। यहाँ पे देखते हैं ACD है, तो यहाँ पे ACD यहाँ पे आंसर है, तो ऑप्शन यहाँ पे D लगाएंगे यहाँ। ठीक है, ठीक ACD है या फिर A और D है। यहाँ पे देखिए मोहक आवाज़ निकालता है, तो ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पे B तो मैंने पहले बताया था, C भी इसको गलत रखिए। ठीक है, क्योंकि ये आवाज़ नहीं निकालता, ये इस तरीके का लिक्विड छोड़ता है, तो यहाँ पे आवाज़ ये गलत है यहाँ पे। ठीक है, A और D बिल्कुल राइट है यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसलिए हमने इसको A और D इसको सही करेंगे। ठीक है, अच्छा ये भारत के अलावा जो है कहाँ पे पाया जाता है, तो ये भारत के अलावा जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला पौधा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला पौधा है, और इसकी जो है मेडिकल लाइन में दवाइयाँ बनती हैं। इससे क्या है, इस मेडिकल लाइन में इसका यूज़ होता है, मेडिसिन्स बनाने के काम में आती हैं, तो इसलिए सबसे ज़्यादा इसका दोहन भी होने लग गया है, मतलब बहुत ज़्यादा इसका मतलब दोहन होने लगा, तो अब तो ये विलुप्त प्राय की श्रेणी में आने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, विलुप्त प्राय, इसको घटपर्णी पौधा कहते हैं। ये नाम आप याद रखिएगा, बिल्कुल भी गलत मत करिएगा। नेफेंथिस की जगह कभी कभी घटपर्णी पौधा लिख के आता है, इसलिए इसको बिल्कुल भी गलत मत होने दीजिएगा। ठीक है, एक शब्द का फर्स्ट फेर पड़ेगा और पता चला आपने क्वेश्चन ये गलत कर दिया। नीचे दिए गए जो है किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर जो है रोगियों को जो है गुड़ खाने की सलाह दे रहा है, आंवला खाने की सलाह दे रहा है, हरी पत्तियों को खाने की सलाह दे रहा है। तो ये ऐसा कौन सा रोग हुआ है इसको, मियादी बुखार, अनीमिया, चिकनगुनिया, डेंगू। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर है अनीमिया। और अनीमिया को कहा जाए तो अगर हम इसे सीधी सीधी बात लिखें तो खून की कमी, इसे कहते हैं खून की कमी होना। किसी के शरीर में अगर खून की कमी हो तो उसे अनीमिया जो है रोग हो जाता है, और उसको डॉक्टर जो है गुड़, आंवला, हरी सब्जियां खाने के ज़्यादा से ज़्यादा जो है सलाह देता है। ठीक है, रेगिस्तानी ओक के बारे में जो है क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे रेगिस्तानी ओक के संबंध में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो इसे आप नोट कर लीजिए। रेगिस्तानी नामक जो है ओक जो है एक पेड़ का नाम है, और ये इसके संबंध में जो है कथन जो है हमेशा पूछा जाता है, इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें पत्तियों की जगह कांटे होते हैं। तो देखिए रेगिस्तानी है तो रेगिस्तानी पेड़ में पत्तियां नहीं होती है, कांटे होते हैं, ये हम सभी को पता है। तो कोई भी अगर रेगिस्तानी पेड़ है तो उसमें कांटा ज़रूर होगा। इसकी जड़ें उथली होती हैं, और इसकी जड़ें उथली होती हैं, तो इसका सही आंसर है ये अपने तने में जो है जल संचित करता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सही है। और 3 मीटर से अधिक ऊंचा होता है ये पेड़ की ऊंचाई, तो ये यहाँ पे गलत है। अगर हम इसकी बात करें तो ये रेगिस्तानी ओक पौधा जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इंग्लिश शायद गलत हो गई है, हिंदी समझ लीजिएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और ये जो है इसकी जो पौधे की ऊंचाई होती है ये 30 से 50 फीट ऊंचा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 30 से 50 फीट ऊंचा पौधा होता है, और जितना ये ऊंचा होता है उससे ज़्यादा नीचे इसकी जड़ें होती हैं। याद रखिएगा, उससे ज़्यादा नीचे इसकी जड़ें पाई जाती हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा नीचे इसकी जड़ें पाई जाती है, और इनकी जड़ों में जो है, तनों में जो है जल संचित होता है, जल भरा होता है, जिसका यूज़ जो है वहाँ के आदिवासी लोग या वहाँ के सामान्य से लोग जो है उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये गलत है यहाँ पे। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है ट्रैफिक स्थल के बारे में। ट्रैफिक सिग्नल या चौराहे पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते हैं। एक ईवीएस टीचर के रूप में इस विषय पर कक्षा में चर्चा करते हुए वो छात्रों को क्या जो है संप्रेषित करेंगे, क्या जो है उसको सिखाना चाहती है करेंगी। वायु और ध्वनि प्रदूषण के बारे में सिखाना पसंद करेंगी, या फिर जो है अनवीकरणीय संसाधनों की समझदारी का उपयोग कर रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग जो है कैसे कर रहे हैं, और सरकार इसे रोकने के क्या कदम नहीं उठा रही है।
तो ये छात्रों को क्या जो है, तो देखिए छात्र अगर सरकार इसे रोकने के लिए क्या कदम नहीं उठा रही ये भी हम बताएंगे कि सरकार को इस तरीके के कुछ एक्टिविटीज़ के लिए रोक लगानी चाहिए कि जो ट्रैफिक सिग्नल में हो उनकी गाड़ी जो है ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। आजकल के तो ऐसी गाड़ियाँ आती जैसे ही आप ट्रैफिक में रुके हैं, गाड़ी आपकी स्टैंड बाई हुई, रुकी, और थोड़ी देर भी अगर रुकी, मतलब 10 सेकंड के लिए भी रुकी, तो वो ऑटोमेटिकली जो है अपने आप इंजन बंद कर देगी कार, ठीक है। और जैसे ही आप क्लच में फिर से पैर रखेंगे, जैसे ही आपने क्लच में पैर रखा, वैसे ही ऑटोमेटिकली आपको कुछ स्टार्ट नहीं करना, वो खुद स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके के जो है कदम उठाना चाहिए सरकार। तो ये भी यहाँ पे, तो यहाँ पे जो सही है, प्राकृतिक संसाधनों का किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, अनवीकरणीय संसाधनों के किस तरीके से हमें यूज़ करना है ताकि जो है भविष्य में आगे तक जो है भविष्य के लोग भी उसका यूज़ कर सके। ये वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के संकेत के बारे में बता रही है कि गाड़ी से वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, सब। तो यहाँ पे जो सभी चीज़ें हैं इसको जो है टीचर जो है बच्चों को जो है संप्रेषित करना चाहती है। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट होगा। यहाँ पे जो 30 क्वेश्चंस थे वो सभी समाप्त होते हैं। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे, मैं आपको फिर से कहूँगा इस क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, इसको नोट्स बनाना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, नए पैटर्न आधारित हो, चाहे जैसा क्वेश्चन हो, जैसा मैंने आपको पेपर दिया है बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा आपको पेपर में। और जो फैक्ट्स मैंने बताएं कि क्या क्या क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछता है वो आप ज़रूर नोट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो का जो है टारगेट जो है भूलिएगा नहीं, 10 लाइक्स का टारगेट है, मात्र 10 लाइक्स से कहा है क्योंकि ये हमें मोटिवेशन देगा, हम इसीलिए आपके लिए से ये लाइक्स का जो है हिट बटन जरूर चाहेंगे। शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अगला वीडियो मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।